भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, दोनों हथेली को जोड़िए, घर्षण कीजिए, एक लगाएंगे। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने परिचय देख रखा था, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वात देखा, त्रिदोष सिद्धांत और वात। आज हम पित्त से स्टार्ट करेंगे, उनके परिचय, लक्षण। किसने मेरा फोन चार्जिंग से निकाला थे? जी प्रियंका जी क्या कह रहे हैं? म्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी सर, इन लोगों ने एक सेकंड सर, सॉरी म्यूट कर लीजिए, है ना। सॉरी सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम्म। स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा। यस सर, हो रहा है। क्लियर है। यस मैं इसको लैंडस्केप मोड में रख लेता हूँ ताकि जो यूट्यूब पे जाए वीडियो सर, तो आप उसको वर्टिकल मोड पर ही रखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा मे भी। क्योंकि राहुल सर कह रहे थे इसको लैंडस्केप पे रख के कीजिए। आज आप लोग मोबाइल से सारे लोग जुड़े हुए हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली फोटोज क्लिक हो रखी है ना, ये वर्टिकल में क्लिक हो रखी है फोन से, तो वो उतनी छोटी आ रही है कि वो लैंडस्केप में मर्ज नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे, इसीलिए। ये रिकॉर्डिंग पर भी क्लियर दिखेगा ये वाला। तो मैं जो है पोर्ट्रेट मोड में ही रखता हूँ, ठीक है फिर। यस चलो ठीक है, बता देना अगर कभी दिक्कत आए ना, क्योंकि जो वीडियो गई है यूट्यूब पे वो थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा गाया था मैसेज की, थोड़ा छोटा हो गया स्क्रीन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने देख रखा था, पंचमहाभूत, है ना, अष्टांग आयुर्वेद, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। त्रिदोष सिद्धांत हमने देखा था। वात हमने देखा था, उसका परिचय, ठीक है, उसका आश्रय स्थान, कार्य, बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य बातें, उनके जो प्रकार है वात के, वो ध्यान रखना है, कितने प्रकार हैं, उसके थोड़े बहुत गुण। चलिए आज हम पढ़ेंगे पित्त, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, है ना। चलिए, ये ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है मोबाइल में? यस सर, यस। यस सर, ठीक है। चलिए पित्त के बारे में हम जानते हैं। पित्त का स्थान कहाँ है? कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग टाइप कीजिए। नाभि के पास में करके बताए थे सर। नीचे तो जो है स्टमक, पेट के पास आता है ना। और पित्त के असंतुलित होने से मुख्यतः क्या हो सकता है? एब्डोमिनल डिसऑर्डर। जी, सर एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। समझ हो सकता है, मतलब खासकर पाचन संबंधी जो है वो आ सकता है, डिजीज हो सकती है ना, डाइजेशन से रिलेटेड मुख्यतः। बाकी और भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एक बीमारी
कई सारी बीमारी को नौता देता है ना, लेकिन मुख्यतः पेट की गड़बड़ी होती है और पेट की वजह से कई सारे मानसिक रोग भी हो सकता है ना, सर दर्द भी होता है पित्त के बढ़ जाने से। चलो ठीक है, तो कहते हैं पित्त जो शब्द है तप धातु से बना हुआ है, मतलब तपति इति पितम, जो ताप उत्पन्न करे, शरीर में गर्मी को उत्पन्न करे, वो पित्त कहलाता है। ठीक है, और ये पित्त जो है एंजाइम और हार्मोन का नियमन करता है। जो चीज हम खाते हैं, है ना, पीते हैं, श्वास के रूप में, वात के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर के बाकी तत्वों, दोषों, धातु आदि के रूप में परिणत करने का ये जो कार्य करता है वो पित्त ही करता है। पहला जो मुख्य होता है वो वात होता है, वात के बाद जो दूसरा मुख्य जो दोष है वो पित्त है। ठीक है, तो जो भी धातु को पोषण करता है, जैसे दोष हम कौन कौन से धातु थे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु है सप्त धातु। इसके बाद जो मल, मूत्र, पसीना, ये जो मल है, उसको पोषण का काम जो है ये पित्त का ही होता है। पूरे शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पित्त करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगर पित्त सम अवस्था में नहीं हो गया, बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा, पाचन संबंधी रोग हो सकता है। और मैंने पहले बताया था पित्त के अनबैलेंस होने से कितने प्रकार के रोग होते हैं, बताइए कोई? 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, और वात से 80 और कफ से 20 प्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये होता है पित्त। और इसका जो गुण है, क्या क्या गुण हो सकता है, वो स्नेह होगा। देखो पहला सूत्र याद, पहला जो लाइन है वो याद रखना, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य मलम सरम कटु। तो देखो मुख्य में कटु होगा, जो इसका जो गुण क्या है, तीक्ष्ण हो सकता है, थोड़ा सा ये द्रवता हो सकता है, कटु होता है, विसक्र गंधिता, है ना, ये जो वर्ड है विसक्र गंधिता का मतलब बताओ कोई, एनीबॉडी? सर उसको स्मेल होता है। स्मेल होता है, जैसे कच्चे मांस का जो होता है ना, कच्चा मांस का जो स्मेल आता है वो उस तरह से, उसी को हम कहते हैं विसर्गंधी, विसर्ग। ठीक है, बॉडी में दाह उत्पन्न करता है, चिकना होता है, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब होता है चिकना, तरल होता है, द्रव्य, है ना, कटु होता है, अम्लीय होता है, ये पित्त का जो है गुण है, इसको ध्यान रखना। सर द्रवता मतलब तरल मतलब? लिक्विडी होता है ना, जैसे चिपचिपाहट जैसा होता है वो तरल। ठीक है, वो ओके उसको ओके। पित्त। पित्त हमारे शरीर में कहाँ पित्त बनता है बताइए? बाइल में सर। सर बाइल में और पेट में। बाइल में बनता है और वही गॉल ब्लैडर में, और फिर वो आपके इसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये चरक सुश्रुत के अनुसार 1/, रेफरेंस जो है 1/60। पक्व अवस्था में, मतलब जो पका हुआ जो दशा में जो पित्त रस होता है, उसका जो क्या क्वालिटी है कि तिक्त स्वाद रहेगा, पीला रंग होता है, पीलापन रहता है। ठीक है, और अपक्व दशा में, मतलब अच्छे से पका हुआ नहीं है, उस दशा में पित्त रस जो होता है वो खट्टा स्वाद रहेगा। आप कभी खाना खाते हैं तो खट्टी ढेकाड़े आती हैं, खट्टापन, और अजीब सा वो चेस्ट भी बर्न करने लग जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे अपक्व दशा में खासकर उस टाइम पे होता है खट्टा, इसका जो कलर होता है वो नीला रहता है। ये 2 पॉइंट याद रखना कि पक्व दशा में पित्त रस जो है उसका तिक्त स्वाद होता है, पीला कलर होता है, और अपक्व दशा में पित्त रस जो है खट्टा स्वाद होगा और नीला कलर होगा, ये ध्यान रखना। सर अपक्व मींस कि डाइजेस्ट ना हुआ हो जब? हाँ, अपक्व मतलब जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है।
ठीक है, उस टाइम पे। वैसे पित्त और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। देखो ऐसे ये है कि ये जो पित्त है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ पे हम कहीं भी करीब सेम दोनों को एक ही मान के चलते हैं। अग्नि का जो प्रतिनिधित्व वो पित्त ही करता है, लेकिन मुख्य अगर दोनों अग्नि और पित्त दोनों अलग अलग है। अग्नि का मतलब यहाँ पे जठराग्नि से है, ठीक है, ये समझना आप। अग्नि का मतलब यहाँ चलिए ठीक है। आजकल ना फैशन चला हुआ है, लोग बुलेट चलाते हैं तो लोगों को बताते हैं, इतना आवाज से समझ नहीं आता। चलो, अग्नि के समान ही यह शरीर को के तापमान को बनाए रखता है। ये जो पित्त है ना, पहले टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। हमारे जो बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का ये काम जो है पित्त का ही होता है। भोजन को डाइजेस्ट करता है, ये इसके वजह से ही होता है। मैंने क्या कहा, पित्त और अग्नि यहाँ दोनों भिन्न भिन्न, बट यहाँ पे दोनों को एक मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है, कि दोनों उसका ही प्रतिनिधित्व कर रहा है ये। तो डाइजेशन का काम भी ये क्या करता है, पित्त का ही होता है। इसके बाद जो बॉडी में क्या बोलते हैं, चमक जो होता है ना, स्किन पे चमक, उसका काम भी पित्त का ही रहता है। कांति कांति लाना है ना, एग्जैक्टली। तो ये इसके गुण है, ठीक है। मानसिक कार्य जैसे कि मेधा, शौर्य, साहस, हर्ष आदि का संचालन भी यह दोष ही करता है। जो तेज होते हैं, बुद्धि से प्रखर होते हैं ना, ये उनका भी संचालन पित्त की वजह से ही होता है। तो वो सब कुछ सम अवस्था में हो ना, तो ये दोष नहीं होते एक्चुअली, ठीक है। विषम अवस्था में ये रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन जितनी मात्रा हमारे शरीर में उतनी हो तो फिर ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, स्वस्थ रहेगा। तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो पाचन अग्नि मंद हो जाने से, जिससे कि कफज भाव की अभिवृद्धि होती है। तो जैसे ही पाचक अग्नि जो है मंद हो गया, जठराग्नि जो है प्रदीप्त नहीं हुआ या बहुत कम प्रदीप्त हुआ, उसकी वजह से कफज भाव में ना हमारे अंदर जो है क्या बोलते हैं, श्लेष्मा का जो है बढ़ जाता है ना, कफ की का जो है वृद्धि हो जाता है, कफ बढ़ जाता है शरीर में। उत्साह में कमी आता है ना। और हृदय, फेफड़े में ये जो जब कफ बढ़ता है तो हार्ट में, फेफड़े में, ये सब चीजों में ना कफ इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कई सारे आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अब हम प्रकार की बात करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, गुण। इसके बाद प्रकार देखते हैं। जिस तरह वात के प्रकार देखा था हमने, कौन कौन से प्रकार थे वात के, बताइए। 5 प्रकार थे सर, क्या बोलते हैं, उदान, प्राण, अपान, उदान, समान, यान। वैसे ही पित्त के भी प्रकार है, 5 प्रकार इसको भी कहा गया है, और इसका भी अलग अलग स्थान पे, शरीर का अलग अलग स्थान पे आश्रय स्थान है। तो पहला होता है पाचक पित्त, ठीक है। ये जो अमाशय के अधोभाग मतलब पकवास है, इसको ड्यूडेनम हम कहते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम कहाँ होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शंस होता है ना, वो ड्यूडेनम के स्ट्रक्चर में होता है, सी शेप में, देखिए भैया, है ना। तो उसी को कहते हैं अमाशय का अधोभाग, मतलब नीचे का भाग, और पकवाशय का मध्य का भाग, बीच का, ड्यूडेनम। तो पाचक पित्त वहां पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रंजक पित्त, ये लीवर और स्प्लीन में होता है, जिसको हम प्लीहा, यकृत और प्लीहा कहते हैं। साधक पित्त हार्ट में, हृदय में। आलोचक पित्त आंखों में। और भ्राजक पित्त स्किन पे, त्वचा पे, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना स्किन मतलब तैलीय हो गया है या फिर चिकनाहट है, तो उसकी वजह से। और पित्त के प्रकोप से जैसे बताया 40 प्रकार का रोग होता है। आगे देखते हैं, ये भी देखो, ये आप देख लीजिएगा, स्लाइड आपके पास है ना। सर 5वां कौन सा बताया जी, भ्राजक पित्त, भ्राजक। भाचक, भाचक,
ठीक है, जिससे कोष्ठ, श्वेत कोष्ठ और अन्य जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे ना दिया हुआ है, पाचक कहाँ पे है, पेट के पास है, मतलब ड्यूटेनम के पास, तो अजीर्ण और अपच डाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे इशू होगा, है ना। रंजक कहाँ पे पाया जाता है, लीवर में, स्प्लीन में, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रक्त अल्पता या पीलिया, ये सब प्रॉब्लम, जहां जहां जो चीज पाया जाता है ना वहां पे ये चीज की प्रॉब्लम्स आ सकती है। हर्ट में तो मानसिक संतुलन साधक जो हमारा पित्त है, जो हर्ट में पाया जाता है, तो मानसिक असंतुलन, अनबैलेंस होगा, भय, क्रोध, मोह आदि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसके वजह से होता है अनबैलेंस होने से। आलोचक आंखों में है जैसे बताया, तो उसके वजह से आंख के प्रॉब्लम्स जैसे मोतियाबिंद, मतलब कई सारे दृष्टि विकार होगा। ब्राजक त्वचा में है तो श्वेत कुष्ठ या फिर चर्म रोग, ठीक है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जो जहां पे है वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सॉरी। तो ये पित्त के भेद प्रकार है, मतलब कि वो इतने टाइप के होते हाँ, हैं और इन इन जगहों पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रकुपित होने के कारण है ना, पित्त के किस वजह से पित्त जो है अनबैलेंस होता है, तो चटपटा खाने से, है ना, पानी पूरी ज्यादा खा लीजिए तो वो फिर हो जाएगा। नमकीन गरम ज्यादा खाना, है ना, बहुत तीखा खाना, मिर्च मसालेदार मादक पदार्थ, है ना, ये लिक्विड का जो यूज करते हैं वो, शराब दारू ये सब चीजें अधिक मात्रा में सेवन करने से पित्त दोष जो है बढ़ जाता है। सूखी सब्जियां ना, ड्राई जो सब्जी खाने से भी, या फिर क्षार पदार्थों के खाने से, वो सब के खाने से क्या होगा, ये आपका पित्त जो है प्रकोपित हो जाता है। दो तरह के फूड होते हैं, आपको पता है, एक चीज बताओ, अल्कलाइन और एसिडिक फूड। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कौन से फूड की होती है, बताइए। अल्कलाइन। अल्कलाइन से अल्कलाइन सर, अल्कलाइन। अल्कलाइन। अल्कलाइन, बट हम लोग नहीं लेते। एसिड खाते हैं। 70% जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना अल्कलाइन फूड की है, 7 और 30% जो है कौन से फूड की, बताइए। एसिड। एसिड। ऐसे मतलब जो तला भुना ये सब चीजें, वो 30। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, फल सब्जियां जो मतलब क्या बोलते हैं, सलाद जो है ये बहुत कम लेते हैं, और बाकी जो पका हुआ जो भोजन है ना ज्यादा लेते हैं, तला भुना चीज ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल देखो लोग वेगन हो रहे हैं, वेजिटेरियन से वेगन की तरफ जा रहे हैं। मात्रा में धूप का सेवन करने से, अग्नि ये सब चीज का सेवन करने, अधिक मैथुन, ठीक है, संभोग आदि ये सब चीज करने से भी पित्त जो है प्रकोपित होता है। अनियमित रूप से कभी भी हम कुछ भी खा लेते हैं, उस वजह से भी जो है पित्त बढ़ता है। और इसमें ये भी है, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, नहीं भी भूख रहता तो भी खाते हैं, और अत्यधिक खाते हैं, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप खाना खाते हो ना तो एक आपके पास सिग्नल मिलता है ना, एक वो क्या बोलते हैं उसको, हिचकी ऐसा क्या आता है वो, मतलब जब डकार आ रहा है, डकार आती है। राइट राइट राइट, डकार आता है, तो समझ जाइए कि भैया खाना नाक प्राण, नाक प्राण। नाक प्राण, ठीक है, बिल्कुल नाक प्राण, ये उपप्राण है, ठीक है। तो हाँ जी सर। हाँ, सर ये उसके धूप और ऊपर अग्नि क्या है? धूप और अग्नि धूप, ज्यादा धूप लेने से भी, समझो आप, है ना, बहुत ज्यादा धूप में खड़े भी रहिएगा तो उस टाइम पे पित्त प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। सन बात समझ लीजिए, ज्यादा देर नहीं, सुबह का टाइम ले लिया काफी, वो भी ठंड के टाइम में, गर्मी है धूप में ज्यादा देर है तो फिर उसके वजह से भी पित्त प्रकोपित होता है। सॉरी। और अनियमित भोजन करने से, कभी भी कुछ भी खा लिया, है ना, दिन भर हम खाते ही रहते हैं, टीवी देखते हैं तो खाते रहते हैं, तो उसके वजह से पित्त प्रकोपित होता है। भय, क्रोध और अवसाद में रहने से, निराशा में रहने से भी पित्त दोष प्रभावित होता है। सर चार बोले तो क्या सर? क्या? चार, चार एसिड सब्जी, एसिड सूखी सब्जी और चार।
एसिडिक एल्कलाइन बोलते हैं उसको। एसिडिक खट्टे हो जाएगा सर, क्षार में खट्टे। खट्टे। ओके खट्टा खट्टा खाना। ओके ओके क्षार इमली जैसा। क्षार बेस है। तो सर यदि ये बेसिक है, अल्कलाइन है, तो फिर होता है इसका पर ये हो गया बेस। एसिडिक होता है वो अम्ल अम्लीय। अम्ल से अम्ल एसिड सर और एसिड तो अम्लीय होगा ना, क्षार एल्कलाइन क्षार होगा। तो इसका उपयोग तो सही होना चाहिए ना सर। सूखी सब्जियां और क्षार का प्रयोग से। तो देखो इसमें सर अत्यधिक बेस और एल्कलाइन एक ही बात होती है? बेस और एल्कलाइन एक ही चीज है? नहीं, बेस नहीं, हाँ, एक एक ही है ना सर, एक बेसिक एक और ही है, अल्कलाइन एक ही है, एक ही है। ठीक है सर। ठीक है, एक बार मैं सर आप कंफर्म कर लूंगा, है ना। सर अल्कलाइन बोले तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इमली जैसा खट्टा है क्या क्या? ना अल्कलाइन होता है वो, जैसे कि सलाद हुआ ना, ये सब अल्कलाइन फूड्स में आते हैं। जिनका pH 7 से ठीक ऊपर है, रहता है और वो है एसिडिक, एल्कलाइन। हाँ, और एसिडिक होता है जो तला भुना चीज होता है ना, वो एसिडिक फूड में आता है। अच्छा तला हुआ सर। तो अल्कलाइन की बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना, अल्कलाइन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसिडिक। सर एक बात बताइए सर, जो लोग काम करते हैं सर खेतों में, तो वो तो धूप में ही खड़े रहते हैं, तो फिर उनका जो पित्त होता है वो हमेशा प्रकोपित रहता है क्या? देखो कई सारे चीजों एक ही वजह से नहीं होता है, ठीक है। अगर हम अगर ठीक है, एक तरफ से अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसके वजह, खाना भी अगर हम बैलेंस कर ले रहे हैं, अगर आप अच्छे खाना खा लो तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे हैं और अत्यधिक परिश्रम भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? बढ़ेगा ना, प्रकोपित तो होगा ना। लेकिन चलो हम थोड़ा सा अधिक श्रम कर लिए, लेकिन हम अच्छा डाइट ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? बैलेंस कर लेगा। सर तो वैसे भी जो खेतों में काम करते हैं उनको तो वैसे भी मुश्किल से 2 टाइम ही खाना खाते हैं, तो बाकी तो टाइम उनका फर्क नहीं पड़ता इतना, फिर जो मतलब अनियमित भोजन नहीं है उनका। सर वो इतना वर्कआउट करते हैं तो उनका वो स्वेटिंग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते होंगे। वो लोग घर में खाना खाते हैं, हरी सब्जियां घर के। शहर के लोग नहीं है जो हम बाहर की चीज ज्यादा यूज करते हैं और केमिकल्स वाले यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फूड उनको होता है खाना सर भी उनका पूरा खेती। फूड होता है, और समझ रहे हैं? मेहनत करते हैं वो अलग होता है, मेहनत उनकी। ठीक है सर, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये सब चीज तो होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रकोप के लक्षण। पित्त प्रकोप के लक्षण क्या? थकावट, अधिक क्या क्या हो सकता है? थकावट आएगा, अधिक पसीना आएगा, ठीक है। बल और नींद की कमी, है ना, वीकनेस आ जाएगा, नींद भी कम आएगा, वीकनेस भी आएगा, बॉडी में जलन होगा, ठीक है। बहुत गुस्सा आएगा, मुंह गला आदि जो है सूखता भी है, चक्कर भी आएगा। ये फिर त्वचा जो है का रंग जो है बहुत ही, वो क्या कहते हैं, बेरंग हो जाना, वो हल्का सा उस तरह से ड्राई हो जाता है, ठीक है। आंखों में, नाखून आदि में पीलापन आ जाना, नाखून में, मुंह का कड़वा होना, खट्टा स्वाद, ठीक है। ये चीजें प्रकोप के लक्षण है, उनके ना सिम्टम्स हैं। अगर आपको प्रकोपित है तो उसको शांत करने के लिए, प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है भी, जिससे बढ़ रहा है उसको हटा दो। एक तो ये तरीका है, जिससे बढ़ रहा है, जो हम खाना खाते हैं उससे पित्त प्रकोपित हो रहा है, तो उसको हटा दीजिए, शांत हो जाएगा, है ना। ज्यादा मिर्च मसाला नमकीन खाना बंद कर दीजिए, चटपटा खाना बंद कर दीजिए, जो जलन पैदा करता है उसको बंद कर दीजिए। एक तो ये है। दूसरा, धृत पान भी बहुत अच्छा है। धृत पान मतलब होता है घी का सेवन, है ना। स्निग्ध और सौम्य पदार्थों का सेवन कीजिए, है ना, जैसे कि दही, मट्ठा, ये सब चीज का सेवन कीजिए। सर स्निग्ध माने क्या होता है? स्निग्ध स्निग्ध मतलब मुलायम, चिकना चिकना चिकना, चिकनाहट वाली।
ठीक है, जैसे कि मक्खन हो गया, ये सब क्या हो गया, चिकनाहट। इसके बाद आयुर्वेद में ना एक और चीज है, विरेचन। ठीक है, विरेचन से पेट को, मतलब औषधि से पेट को साफ करते हैं विरेचन। तो विरेचन भी बहुत अच्छा विधि है प्रकुपित पित्त को शांत करने के लिए, विरेचन। तो जो भी में होता है ना, हाँ जी, पंचकर्म में विरेचन देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक विरेचन जो है, ये का बहुत अच्छा तरीका है प्रकोपित जो है पित्त को शांत करने के लिए। ठीक है, और हमने भेद ये वात के लिए भी पढ़ा था, तो दोनों में अच्छा है मतलब। दोनों में अच्छा है। जरूरी थोड़ी है कि एक टेबलेट खाएं तो वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम को शांत, कई सारे योगा वात कर, में तो वस्ती भी तो दे देते हैं। वस्ती भी देते हैं, एनीमा वस्ती है ना, एनीमा, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम कफ की तरफ, पित्त समझ में आ गया, कफ हम देखते हैं। सर पित्त में जो पित्त में है वो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं उसमें। सर उसमें धोती कर सकते हैं ना, पित्त के लिए सबसे बेस्ट रहता है। धोती भी है, दंड भी कर कुंजल सकते कुंजल हैं, कुंजल भी कर सकते हैं। हाँ, वमन वमन होता है ना सर, वो क्योंकि बामन मैम सर जो धोती है वो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुंजल में भी 70% लोग कर सकते हैं। वो थोड़ा टफ होता है धोती करना, है ना, लेकिन कुंजल आप कर सकते हो। उससे भी मतलब जो आप जब कुंजल करते हो ना, तो खट्टी ढकारे या वो सब चीजें, पित्त जो है बहुत निकलता है उससे। ठीक है, कफ हम देखते हैं। कफ मतलब श्लेष्मा, केन जलीन फलती निष्पत्ति इति कफ, जो जल उत्पन्न करे, ठीक है, उसे हम कफ कहते हैं। कफ कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए? कंठ के ऊपर वाले गर्दन से जो ऊपर वाला भाग होता है ना, वाले उसमें कफ का प्रदेश पाया जाता है। संधि, हाँ, और संधियों में भी कफ रहता है। ठीक है, श्लेष्मा जिसको कहते हैं, ज्वाइंट पे भी, हाँ। संधियों में तो वात संधियों में तो वात होता है ना। अब सुन लीजिए ना मेरी बात, मैंने कहा मुख्यतः होता है, लेकिन वहां पे भी कफ मात्रा होता है, चिकनाहट वहां भी होती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हाँ, मुख्यतः वहां। जैसे नीज में जो कहते हैं ना, ग्रीस चली गई है। एग्जैक्टली, मूवमेंट करने के लिए होता है वो joints। ठीक है, जोड़ों को दृढ़ता देने के लिए, ठीक है, स्थिरता देने के लिए, इसलिए तो उसका गुण है चिपचिपाहट। आप जब गुण पढ़ेंगे ना, चिपचिपाहट, वो तो अच्छा रहता है ना सर, अच्छा कप वाला रहता है, वो तो चाहिए। लेकिन प्रकोपित हो जाएगा, चिपचिपाहट खत्म, हाँ, प्रकोपित हो जाए तो थोड़ा सा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जब संधि वात बोलते हैं ना, संधि में भी वात बोलते हैं ना सर, संधिवात, वात का प्रकोप होता है उधर। वहां तो मुख्य हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा कि संधियों में अल्प मात्रा में कफ होता है। ठीक, अच्छा, ओके। और ये कफ जो है पूरे शरीर का पोषण करता है, तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कफ। कहते हैं कि जो कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन सुस्त होते हैं वो। ठीक है, उनका जो साइज होता है थोड़ा बल्कि रहेगा, सुस्त रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो लॉजिकल माइंड रहता है ना, बहुत तेज रहता है। कफ वाले इंटेलिजेंट होते हैं कहते हैं, लेकिन वही प्रकोपित हो जाए तो फिर कई सारे रोग को, जिसको एक सबसे ज्यादा जो हमारे देश में है कि बाहर भी है, वो क्या है, कौन सा प्रॉब्लम आता है, ओबेसिटी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कफ की वजह से। और कफ की वजह से और क्या आएगा, ईएनटी प्रॉब्लम्स आते हैं, और ईएनटी के प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिस्पिरेटरी से प्रॉब्लम्स आएगा, है ना। जब आपका श्लेष्मा बढ़ जाएगा तो हेडेक भी आएगा, है ना, क्योंकि कहाँ पे है, फोरहेड के पास, जहाँ पे साइनस की प्रॉब्लम्स, जो थोड़ा सा मैं आपको थेरेपी भी बता दे रहा हूँ इसका, है ना। साइनस के जो नाक के ऊपर का जो भाग रहता है फ्रंटल के पास, है ना, वहां पे की वजह से भी हेडेक के प्रॉब्लम्स आते हैं, कान के प्रॉब्लम आ सकता है, नोज के प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन से रिलेटेड
ज्यादा कफ की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, स्नोरिंग, है ना, खर्राटे की प्रॉब्लम्स भी होता है। तो ये दिक्कतें है ना। देखो, संधियों को आपस में मिलाने का काम भी कफ का कार्य है। यहाँ देखिए जूम, ये दिख रहा है। सर आपके मोबाइल में वो रोटेट फंक्शन ऑन है क्या? रोटेट फंक्शन होने से वो लैंडस्केप में ठीक से दिखेगा, ऐसे दिख नहीं रहा ठीक सर से। ये लैंडस्केप में कर रखा था, सभी लोगों ने बोला था कि सर ऐसे करने के लिए, क्योंकि नहीं, वो नहीं, लैंडमैन पे वो उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, रहने तो ऐसे ठीक है। नहीं आप सर, आपका जब वो जो रोटेट वाला फीचर होता है ना, वो यदि ऑन होगा तो फिर वो वैसे ही दिखेगा जैसे और टीचर्स का दिखता है। तो मैं क्या करूं, लैंडस्केप कर दूं? नहीं एक एक्चुअली बार ये ना करके देख लीजिए सर। अपना फोटो सर से बनाई लैंडस्केप गई में है। तब दिखेगा जब आपका रोटेट वाला फीचर ऑन होगा ना, अदरवाइज वो ऐसे दिखेगा। सेटिंग्स में जाके ना रोटेट वाला फीचर होता है वो ना। तो ऑन है। देखो आप चेंज मत कीजिए ना, तो फिर ना उस पे यूट्यूब पे बहुत गंदा वो आता है फिर। नहीं एक्चुअली ये ना फोटो क्लिक करा हुआ है और मैं भी और ना पीडीएफ बनाया हुआ है, तो साइड में जो व्हाइट रीजन आ रहा है ना, उसकी अब वजह ठीक से है, वो लैंडस्केप में करने पे भी नहीं आएगा, ये क्योंकि वो ठीक है साइड में आपके? व्हाइट सर चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है सर, आई थिंक। सबके पास पर्सनल ग्रुप में भी पीडीएफ भेजी हुई है ना भैया वो ने, पीडीएफ है ना, तो बस ठीक है, उसको सर पढ़ा खोल रहे लो। हैं। चलो मैं पहले जैसा था वैसे ही आज की क्लास लूंगा, है ना, फिर मैं देखूंगा चलने दीजिए। देखो सर अच्छा पढ़ा रहे हो आप। चलो ठीक है, चलने दीजिए। तो कफ के बारे में बात कर रहे थे। तो संधियों को आपस में मिलाने का जो कार्य भी है ना, वो कफ का ही रहता है। वृद्धि, इसके वृद्धि होने से ना मानसिक और शारीरिक श्रम की दक्षता, काम शक्ति, बल, उत्साह, घावों का भरना, ये सारे कार्य हैं इनके, वर्क है। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है ना। मानसिक स्थिरता, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, ये सारे इनके कफ के कार्य होते हैं बॉडी में। ठीक है। वात, इसमें देखो एक चीज और, वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी बढ़ जाए तो कफ ही जो है उसको शांत करता है। अगर वात की बढ़ जाए और पित्त बढ़ जाए तो कफ क्या करता है, उसको शांत करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ठीक है। नींद का प्रमुख कारण जो है इसके कफ के तमोभाव, जब ज्यादा नींद आते है ना, आलस जब आता है, तो ये कफ के वजह से ही होता है। कफ में जो ना तमोभाव, तामसिक गुण रहते हैं, इसमें तमस का भाव रहता है, तमोभाव रहता है, जिसकी वजह से नींद आती है। इसके हम आप प्रकार देखेंगे। प्रकार कौन कौन सा है बताइए, किन्हीं को याद है प्रकार? पित्त का सर? पित्त का नहीं, कफ का। चलो मैं सर बता इसका तो है वो ये। अभी तो अवलंबका, बताया था आपने। क्लेदका, सर्पका, बोधका। पाचक पित्त, रजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, कफ की भाजक बात पित्त। कर रहे हैं, कफ की पित्त का बात है है, कफ की। अच्छा कफ। सर सर अवलंबक, रोधक और वाचक, चलो पता नहीं क्या, ठीक है, बाधक। ठीक है, कोई नहीं, ठीक। देख ले। पहला है क्लेदक। ठीक है, वो हमारे पेट में होता है, और जैसा कहा जहां पे जगह है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाचन शक्ति की दुर्बलता। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकता है क्लेदक की वजह से। दूसरा होता है अवलंबक। अवलंबक, ठीक है, वो उरु स्थल में होता है, इसकी वजह से क्या आएगा, आलस से ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। शोधक, बोधक, सॉरी, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं आप लोग। हाँ, बोधक ये कहाँ होता है, जिह्वा मूल, टंग का जो सबसे लोअर पार्ट है, मूल स्थान है, कंठ का स्थान, वहां पे होता है। स्वाद में जब गड़बड़ी आती है ना, इसी के वजह से होता है, बोधक की वजह से। तर्पक सिर में होता है, स्मृति, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं का शिथिलता, है ना, ये प्रॉब्लम होता है तर्पक की वजह से। श्लेषक, ये ज्वाइंट्स में होता है, बोन्स में। ठीक है, अस्थि को जोड़ना, चिकनाहट बनाना, और इसके जो कार्य हैं
जोड़ो संधिवात, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम, श्लेषक पित्त कफ के वजह से होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कौन कौन सा था? एक एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहला था क्लेदक, दूसरा था अवलंबक। ये 5 प्रकार है। ये पूछता है कई बार आपको मिक्स करके, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके मैचिंग वाले में पूछ देता है कई बार। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 प्रकार के कफ जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसका गुण, सीक्वेंस तो नहीं पूछता ना सर इसमें? सीक्वेंस नहीं सीक्वेंस तो नहीं पूछेगा, सीक्वेंस नहीं पूछेगा। ठीक है, और तीनों के स्थान जो मैंने बता दिया आपको, शरीर में तीनों का आश्रय स्थान वात पित्त कफ का। ठीक है, वात नाभि के नीचे का भाग और पूरे शरीर में भी होता है। ठीक है, पित्त पेट का भाग और कफ कंठ से ऊपर का भाग। कफ के प्रकार चलो ये देख चुके हैं अपन। और कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 20 प्रकार के। इसमें कफ है तो ये देखो नाम से ही स्पष्ट है इसके गुण क्या क्या हो सकता है। थोड़ा भारी होगा, शीत होगा, तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये जो गुण है इनके। गुरु मतलब क्या होता है बताया था मैंने, कोई बताइए? भारी के लक्षण सर। भारी, भारी। ठीक है, वो गुरु मत समझ लीजिएगा, गुरु चेला टीचर ऐसे वो मत समझिएगा गुरु। ये गुरु का मतलब भारी होता है। शीतल, स्लो एंड डल आपने बताया था। ओल्ड होगा। गुरु माने गुरुत्वाकर्षण ना सर, वो जो भारीपन होता है, गुरुत्वाकर्षण जो भारी, अपने आगे की तरफ। भारी, हाँ। डेंस होगा सर, डेंस जो आपने बताया था आई थिंक ब्राउन। नहीं वो अलग है, वो सांद्र होता है, वो उसको सांद्र कहते हैं। ओके। मृदु, मुलायम। ठीक है, स्निग्ध मतलब चिकना, मधुर होता है, स्थिर होता है, स्थिर, और पिच्छल मतलब चिपचिपा होता है ये, है ना। जिनको नोजी हो जाता है ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा श्लेष, ठीक है, कैसा चिपचिपाहट रहती है। ठीक है, तो ये इनका स्वाभाविक गुण है। और इसका कलर कैसा रहेगा? सफेद, व्हाइट कलर का रहता है ये। और पित्त का कलर क्या बताया था मैंने? 2 बताया था, एक तो नीलापन रहता येलो, है, ब्लू। नीला और पीला। कच्चे वाले का नीला और पके वाले का पीला। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर इसके बाद आपने क्वेश्चन एक बोला था कि जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना उनमें तामसिक ज्यादा होता है और वो साथ में इंटेलिजेंट भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सर? इंटेलिजेंट तो वात पित्त वाले होते हैं ना सर सबसे? वो भी होते हैं, लेकिन अगर सबसे तीनों देखो, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80। पित्त से कितने प्रकार के होते हैं? 40। और कफ से 20। तो कहीं ना कहीं कफ तो अच्छा है बाकी 2 से। पर वो आलसी होते हैं। आलसी होते हैं कफ वाले ना, थोड़ा सा लेजीनेस रहता है, लेकिन शार्प बुद्धि के होते हैं। लॉजिकल माइंड बहुत तेज होता है कफ प्रवृत्ति वालों का। स्वस्थ ज्यादा रहते हैं कफ वाले जो है ना, स्वस्थ ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू, कंपेरिजन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, होते तो तीनों ही है हमारे शरीर में। डोमिनेंस किसका ज्यादा रहता है? डोमिनेंट पे बात तो माना जाता है कि कफ को हाँ जी, श्रेष्ठ सर कफ वालों की सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति मानी जाती है क्या तीनों में से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कफ और पित्त सिंगल सिंगल, 2 भी हो सकते हैं, कफ और पित्त, पित्त और वात, हाँ इस तरह से। और 2 गुण हो सकता है, 2 दोस्त एक साथ भी हो सकते हैं किसी के अंदर, वात पित्त या तो फिर पित्त कफ या तो फिर वात कफ। तो हम अपने को पहचान सकते हैं हम कौन सी प्रवृत्ति के हैं? मतलब आगे अगर बताएंगे, टेबल लिखवाएंगे आपको। ठीक है, तो वो क्या होता है? और एक संप्रकृति। ठीक है, तो टोटल जो चरक के अनुसार जो है ना 7 प्रकृति बताए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब प्रकोप के कारण, कफ प्रकोप के कारण क्या हो सकता है? ज्यादा मीठा का जो खाता है ना, जो मीठा, अम्लीय, भारी, स्निग्ध, ज्यादा क्या बोलते हैं, मछली के सेवन, मांस मछली का भी तैयार, ये खाने वाले भी, मिठाई खाने वाला, मलाई,
और दही, मट्ठा, दूध, ये सब में ज्यादा लेने से, कार्बन युक्त शीतल पेय, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ठीक है, उससे भी कफ प्रवृत्ति बढ़ता है। दिन के समय सोने से, ठीक है, अधिक खाना खाने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, ये सारे जो हैं कफ प्रवृत्ति। और वसंत ऋतु, प्रातःकाल, रात्रि के समय ये डोमिनेंट होता है, कफ प्रवृत्ति ज्यादा होता है। ठंड के टाइम में आप चले जाइए, सुबह का टाइम देखिए, ठीक है, कफ की प्रवृत्ति होती है। और मैंने एक बार स्टार्टिंग में बताया था, एक अवस्था के अनुसार से, बाल्यावस्था है तो कफ प्रवृत्ति होगा, डोमिनेंट होगा। पित्त है तो वो एडल्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें जो है वात की डोमिनेंस ज्यादा रहता है। लक्षण, प्रकोपित कफ के लक्षण क्या होगा? सुस्ती, अधिक नींद, मुंह का मीठा स्वाद, त्वचा में सफेदी आना, शीतलता, स्निग्धता, खुजली, है ना, स्किन से प्रॉब्लम, ये सब, तो खुजलाहट होना, शरीर में भारीपन, है ना, वेट बढ़ जाना, ये सारी चीज जो है ना प्रकोपित कफ के लक्षण है। मल मूत्र पसीना आदि में चिकनाहट, सूजन आना, बबल गम, आंख में और नाकों में ज्यादातर मल आना, ठीक है, ये सारे जो है प्रकोपित के लक्षण है। ये सब आप देख लीजिए। खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब नॉर्मल। अब इसके उपाय, अब प्रकोपित हो गया है, उसको शांत करने के क्या उपाय होगा? तो भैया जिससे बढ़ रहा है उसको मीठा कम कर दीजिए, है ना, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा कटु तिक्त रसों का आहार लेना शुरू कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। पता चला ज्यादा ले लिए तो इधर पित्त भी प्रकोपित हो गया, समझ रहे हैं? तो ये नहीं करना है, ऐसे बैलेंस में लेना है। उष्ण आहार विहार, ठंडा भोजन मत कीजिए, गर्म भोजन कीजिए। औषधीय धूमपान, ठीक है, जैसे काढ़ा ओढ़ा लेते हैं ना, वो सब लीजिए। लंघन क्रिया, इसका धूप सेकना, थोड़ा सा धूप सेकिए, मालिश कीजिए, उपटन लगाइए, नस से या फिर सिरो विरेचन कीजिए। नस से कर्म भी होता है, आयुर्वेद में ये सब चीजें हैं जो करते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, जो भी है। दिन के समय मत सोइए। वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है इसके लिए, वमन भी जो है इसके लिए श्रेष्ठ है। मतलब सटकर्म क्रिया जो है ना, अच्छा है। तो कहते हैं वमन क्रिया करने से 5 किलो वेट कम होता है। कफ वमन से भी जो हमारे श्लेष्मा जमे हुए ना, छाती में, नोज में, म्यूकस जो भी है वो सारा निकलता है। जल सर लेती कितनी बार कर सकते हैं? रेगुलरली तो नहीं कर? क्या कितनी बार कर सकते हैं? सर रेगुलरली कर सकते हैं रोज वमन? नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहिए वमन, ठीक है। 40 डेज का वो होता है 40। आप पहले तो, नहीं तो इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें सूजन भी आ सकता है, पेट में सूजन आ सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो सर कितने टाइम के गैप वीक में बताइए। वीक में एक बार। सर एक बार आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये सर आप बता रहे थे कि कितनी बार कर सकते हैं वीकली, कोई बता दीजिए। वीक में एक बार, और हमेशा सटकर्म क्रिया खाली पेट सुबह के समय करना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखना। कभी किसी दिन आपको सट क्रिया भी हम सब बता देंगे कैसे करते हैं, किसी प्रैक्टिकल सेशन जब होगा कभी, किसी, पहले तो एग्जाम दे लीजिए, तो फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना चाहिए सटकर्म, ठीक है। सर वीक में एक ही बार बोलते हैं ना वमन करने के लिए? एक ही बार करना चाहिए, अत्यधिक नहीं। वीक में एक ही बार करना चाहिए, वीकली वंस। ये तो अभी हमने वात पित्त कफ देख लिया, ठीक है। अब प्रकृति को पहचानो,
ठीक है, कौन कौन सी प्रकृति, यहाँ आपको हम बताएंगे कि आप अपनी प्रकृति को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो, एक तो होता है कि जन्मजात, बच्चा अगर माँ के गर्भ में हो ना, उस टाइम पे, ठीक है, उसका जो प्रकृति फिक्स हो जाता है। एक होता है परिस्थिति जन्य, है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इन्वायरमेंट के अनुसार से वो चीजें, लेकिन मूल प्रकृति जो है वात पित्त, किसी इंसान का मूल जो वो नहीं बदलता है, ठीक है, वो मूल ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो परिस्थिति के अनुसार, इन्वायरमेंटल चेंज के अनुसार से उसका प्रकृति चेंज हो जाता है ना, ये चीजें हैं। और भ्रूण में ही, माँ के गर्भ में ही उसके प्रकृति उस समय से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वो वात का है कि पित्त का है, ठीक है। और महर्षि चरक के अनुसार 7 प्रकार के प्रकृति बताए गए हैं। कौन कौन सा? वात प्रकृति, यहाँ देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों को। यस, वॉइस बहुत लो आ रहा है सर। वेट, हाँ, ये देखो, पहला कौन सा है? वात प्रकृति। आवाज जा रही है मेरी अब? यस सर। मॉडिबल। पहला है वात प्रकृति, महर्षि चरक के अनुसार देख रहे हैं, पहला प्रकृति वात प्रकृति है, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। अब मैंने इससे पहले क्या कहा था कि 2 प्रकृति भी हो सकता है किसी इंसान के अंदर, वात और पित्त, पित्त और कफ, और वात कफ प्रकृति। 7वां है सम प्रकृति। ये बहुत रेयर है, विरले लोग ही के पास ही ये सम प्रकृति होती है, विरले, लाखों में एक हो जाए तो नहीं होता, किसी न किसी कोई ना कोई डोमिनेंस रहता ही है। और ये हेरिडिटी भी आती है, मैंने बताया ना कि एक, अगर हमारे माँ को वात प्रकृति है तो हमें भी हो सकता है कि वो वात प्रकृति हो, ठीक है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है। फादर का है कफ का, तो हो सकता है दोनों मिक्स आ जाए, वात और कफ आ जाए, ठीक है, या फिर सिर्फ कफ आए। इट माइट बी पॉसिबल कि शायद हम पित्त के भी हो सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी भी हो सकता है। लेकिन जो मूल प्रकृति है ना, वो चेंज नहीं होता, उसको सहज या मूल प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जन्म से रहता है। एक होता है परिस्थिति जन्य, आहार विहार विचार परिस्थितियां दिनचर्या के अनुसार से जो क्या होता है, चेंज होता है। ये देखो, ठीक है, सहज या मूल प्रकृति, परिस्थिति जन्य प्रकृति। और हमने अभी 7 ये देखा था। ये कई बार पूछते हैं बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछते हैं। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सर इसमें जो ये जो 7 प्रकृति बताई, रुको, जो 7 प्रकृति बताई है, इसमें सर वात कफ प्रकृति क्या ज्यादा, मतलब जिससे बीमारियां ज्यादा बने, क्या वो वात कफ प्रकृति होगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या पित्त कफ वाले नहीं बन सकते हैं, डाइजेशन से हो या फिर कफ, इसलिए नहीं हो सकता है। देखो, बैलेंस रहा तो ठीक है, ठीक है, जो मूल प्रकृति है आपका, अगर उसके हम संभाव में रहे, उतना रहे तो ठीक है। लेकिन जैसे ही डोमिनेंस होने लग जाएगा, ज्यादा वात होने लग जाए या ज्यादा पित्त हो जाए या कफ हो जाए, तो प्रॉब्लम आती है। सम अवस्था में स्वस्थ रहेंगे आप, जैसे ही अनबैलेंस हुआ तो फिर प्रॉब्लम आता है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर वात की और पित्त की और कफ की प्रवृत्ति रहती है, हर एक इंसान के अंदर, ठीक है, तीनों ही होते हैं। सारे त्रिदोष जो है ना, शरीर का धारण करता है, इसके बिना शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता हर एक इंसान के। लेकिन
हो सकता है किसी के अंदर 20% वात हो, किसी और के अंदर 40 हो, ठीक है, उसकी वो सहज प्रकृति है, समझ रहे हैं। हर जिसको एक चेंज इंसान, नहीं कर सकते सर, जिसको चेंज नहीं कर सकते, नेक्स्ट सेकंड वाली चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर किसी की पित्त का जब शरीर में जो है 40% है, लेकिन 40 से ऊपर नीचे हो गया, समझ रहे हैं, तो फिर प्रकोपित हो गया, उस तब प्रॉब्लम आता है। 40 में नहीं आएगा, वो आपके लिए 40 हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरे लिए, मेरे शरीर में भी वो मात्रा 40 हो। भाई मेरे शरीर के अनुसार पित्त की प्रकृति बैलेंस, वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी जो है 20% है। 20 से ऊपर नीचे हुआ तो फिर प्रकोपित हुआ। हर एक इंसान की अपना अपना इंडिविजुअल होता है। गेटिंग में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? क्लियर है? आगे बढ़े। मैं इसको आज जो है यस चलो सर। लास्ट करते हैं, आपको उपस्थम हम कल बढ़ाएंगे। आज आप लोग क्या कीजिए, सभी लोग एक, आप लोग की प्रकृति चेक करते हैं कि आप लोग की प्रकृति क्या क्या है, फिर हम उपस्थम कल देखेंगे। हाँ, अभी तक अभी जो देखा हमने वात पित्त कफ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ मुझे आप। नो सर। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, नोटबुक एक पेज पे, और जैसा जैसा जो जो कहूंगा वो आप करते जाइए। सबसे पहले क्रम संख्या लिख लेंगे। सर 1 to 10। लिखिए 1 to 13, 13 एक, और सब में 4-4 सर कितने लाइन कॉलम छोड़ के। कितने कॉलम से? बता देता हूं मैं एक बार। पहला क्रम संख्या, दूसरा लक्षण, और इसके बाद वात पित्त और कफ। सभी लोग करेंगे, है ना। आज आप देखेंगे कि आप कौन प्रकृति के हैं, तो बहुत के साथ इस तरह से सर क्रम से लिखने के बाद क्या लिखना है? दिख रहा है, मतलब एक लाइन में आप क्या कीजिए, क्रम संख्या लिख लीजिए। इसमें शायद आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा बोर्ड पे। दिख गया तो फाइल हो गई। हो रहा है सर, आप एक बार और दिखा दीजिए। दूर से दिखाएंगे तो हो जाएगा। एक लाइन बना लीजिए, एक लाइन क्रम संख्या का होगा। इसके बाद यहाँ हम बताएंगे लक्षण, जैसे शरीर का परिमाण, या फिर बहुत सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा एक साइड में। फिर एक साइड आप जो है वात पित्त, और थर्ड कॉलम में कफ, और एक एक करके मैं बताऊंगा कि आप उसको फिर एक ब्रैकेट करके टिक कीजिएगा। आपका जो है वो लिखना है आपको। अगर वात में है तो वात को टिक कीजिएगा, पित्त में है तो पित्त को टिक कीजिएगा, और कफ में है तो इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे क्रम संख्या फर्स्ट। जी सही है, सही आ रहा है, अब शायद आपको नहीं आ रहा। ब्रेक हो रही है पहला बात। लिखेंगे आप लोग शरीर का परिमाण। लिखिए पहला शरीर का सर रिकॉर्डिंग चलने देखिए, ऑफ कर दें। सर लक्षण में लक्षण में लिख लीजिए। लक्षण में लिखना है क्या सर इसको? नहीं रिकॉर्डिंग रखिए। पहला हाँ, लिखिए रहने- शरीर का परिमाण। सर फिर से रिपीट करेंगे सर, इसको लक्षण में लिखना है इसको। लक्षण लिखिए, ठीक है। तो फास्ट, शरीर का परिमाण, और वात में लिखिए छोटा आकार, दुबला शरीर। थोड़ा
नोटबुक थोड़ा इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखिएगा, इस तरह से बना के रखिएगा, है ना, ऐसे करके लिखिएगा कॉपी करके। छोटा आकार, दूसरा क्या बोले सर? पित्त में लिखिएगा मध्य आकार। छोटा आकार वात में लिखना है छोटा ना सर? आकार और पतला, क्या बोला? छोटा आकार या दुर्बल शरीर। दुर्बल। सर ये वात में आएगा? हाँ, ये वात में लिखिए आप पहले। पित्त में लिखिए मध्य आकार और कफ में लिखिए लंबा बलिष्ठ। और जल्दी लिखिएगा, नहीं तो फिर शॉर्ट में लिखिए। लंबा शरीर सर। ग्रुप पे इसकी फोटो भेज दीजिए ना सर। लंबा शरीर सर। हाँ, लंबा शरीर, बलिष्ठ शरीर। सर में सेकंड? लिखना है ना सर? हाँ, सेकंड में बाल के प्रकार। या फिर मैं इसको ना कल आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, मतलब ग्रुप में ही इसको लिख के। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ सर, लिख सर कर अपने शेयर अपने कर दीजिए। सर नहीं तो अपने अपने वॉइस शरीर के ब्रेक हो लिए रही है बनाना है सर। ना? और वैसे भी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बीच में इंटरप्ट हो रहा बार बार। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैं सर। कल इसको दिखा दूंगा आप लोगों को, लिख के सर अच्छे से समझ के ग्रुप में भेज अपने दूंगा। आप मैं अपने एक, अपने शरीर के लिए बनाना है ना सर? हाँ, अपना अपने शरीर कैसा है उसके लिए। मैं रात तक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और जो है आप लोग अपने मतलब लॉयलिटी से टिक कर लेना है। मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि शरीर का परिमाण, तो जो लोग यहाँ पे होंगे, जिसका छोटा है तो वो छोटा पे टिक करेंगे, जिसका मध्यम आकार है वो मध्यम वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। और जिनका लंबा शरीर है वो या बलिष्ठ शरीर है हेल्दी, तो उनको उस पे टिक करना है। बाल के प्रकार, सबका बाल अलग अलग क्वालिटी, किसी का रूखा होगा, किसी के बाल थोड़ा सा कम होंगे या तो भूरा होगा, ठीक है, रेडिश होगा, सामान्य या कम, मतलब एज कंपेयर टू हल्का होगा। थर्ड होगा जिसके घुंघराले बाल होंगे, बहुत घना बाल होंगे, घने और घुंघराले बाल, वो कफ वाले में आते हैं। तो अपने अनुसार से टिक कर लीजिएगा आप उसको। आंख, जिसका आंख शुष्क होगा, ठीक है, सेकंड वाले में जिसका आंख छोटा और लालीमा रेडनेस रहेगा। और थर्ड बहुत सुंदर चमकीला, वो कफ वाले में। आपका जो लगता है उसको टिक कर लीजिएगा। त्वचा, जिसका रुक्ष होगा, खुरदुरी होगा, वो वात वाले कॉलम में डालेंगे। जिनका मुलायम होगा, चिकनाहट होगा, वो पित्त वाले में डालेंगे। और जिनका तैलीय होगा और कोमल होगा, सॉफ्ट होगा, वो कफ वाले में डालेंगे। आपका जो है वो डालेंगे, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो करना है। इसी तरह से मानसिक स्थिति सबका अलग अलग, जो जल्दी सोचता है, थोड़ा लेट सोचता है, ठीक है, जो धीरे बोलता है, आराम से बोलता है, उसका इस तरह से एक कॉलम बनाना है। और आपको जो लगता है उस पर टिक करते जाना है। जो चलने का भी स्टाइल, जो धीरे धीरे चलता है, जो मध्यम गति से चलता है और बहुत स्लो चलता है, जो कफ का, वो उसको टिक करना है। समझ रहे हैं गेटिंग में कैसे कैसे करना है। फिर नींद, जिसकी हल्की नींद है, सामान्य नींद है, यस सर। तेज नींद है, आपको जो लगता है वो करना है। तो आप इस तरह से 13 जो बनाना है, जिसको भूख का भी है, जिसको बहुत भूख लगता है, नहीं भूख लगता है, सामान्य है, इस तरह से आपको जो ठीक लगे उस पर टिक कीजिएगा। और फिर कैलकुलेट कीजिएगा कि हम किस पे डोमिनेंट ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वही प्रकृति है। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि वात पे हैं, टिक लगा है तो वात वाले हैं, पित्त हैं तो पित्त वाले हैं, कफ हैं तो कफ। ये 13 जो है स्टैंडर्डाइज है अकॉर्डिंग टू एक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य बुक है, उसमें दिया हुआ है ये। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना। ओके सर। ठीक है, तो हम कल देखेंगे नेक्स्ट। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे तो पूछ रहा हूँ, जाइएगा नहीं, फिर आगे की कक्षा कल करेंगे। पहले समझ, एक क्वेश्चन ये है, आयुर्वेद के उद्देश्य क्या है?
जीवन को स्वस्थ बनाना। क्या टाइप कीजिए बाकी लोग। स्वास्थ्य रक्षण है, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, और जो बीमार है उसे अच्छा बनाना, रोग मुक्त करना, बहुत बढ़िया। तो ये उद्देश्य है। परिभाषा पूरी लागू हो जाएगी इनके उद्देश्यों में। ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछो आप लोगों से। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं फिर लास्ट। पंचकर्म कौन कौन सा है? मैं आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप उसका देख के आइए, पता होना चाहिए आपके मास्टर्स। अगर जिनका मास्टर हो गया है तो आयुर्वेद भी सब्जेक्ट था, पंचकर्म पढ़े होइएगा कौन कौन से पंचकर्म है। हमारा लास्ट टॉपिक है पंचकर्म का, होमवर्क है आपका, देख के आइएगा। ठीक है, चलिए कमर गर्दन सर, सीधी करके। सर भवन विवेचन बस्ती स्नेहन स्वेदन। अभ्यंग भी आता है। सर आप त्रिदंड पढ़ के आने बोले थे और बताऊंगा भी बोले थे। अभी आप पंचकर्म पढ़ के आना, ठीक है। सर बता दीजिए ना। हाँ, त्रिदंड स्टार्टिंग में मैंने बोला, आप कल करेंगे। ठीक है, कल करते हैं। थैंक यू सर। आंखें बंद कर धन्यवाद। लीजिए, कमर गर्दन सीधा, शांति पाठ। साक्षी जी करिए। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, आंखें बंद। हाई स्कूल। I will go for one round of Om chant and then mantra charan. Inhale deeply. Slowly bring your palms in front of your chest in Namaskar Mudra. We'll go for prayer together. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhavet. Om Shanti Shanti. Slowly rub your palms against each other. As it gets warm, make a cup of your palm, place it on your eyes without touching your eyelids. With few blinks and beautiful smile, open your eyes. Thank you so much to everyone. Hari Om, sir. हरिओम हरिओम। Have a good night. See you tomorrow. कल संडे। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ठीक है, सर कल क्लास है? मैसेज कर दिया जाएगा, पूछ लेते हैं। अगर आपको छुट्टी करनी, छुट्टी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्लास लेना। नहीं सर, जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो कल क्लास रहने देते हैं, लेते हैं फिर कल क्लास। ठीक है, चलो। सर पीडीएफ भेज रहे सर, आयुर्वेदिक का बुक का पीडीएफ भेजे है सर ग्रुप में। हाँ, मैंने ये नोट्स भेजा हुआ है, ग्रुप में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। नोट्स में रिकॉर्डिंग है सर, पीडीएफ नहीं है सर। रिकॉर्डिंग आ रहा है मुझे। ग्रुप 8 में नहीं है शायद। मैं फिर से डाल दूंगा।